नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, भव्य स्वागत करता हूं। बिल्कुल आपको ये पता है अच्छे से, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो 28 के अंतर्गत मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं जो आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो अपने स्वयं का मूल्यांकन आंकलन स्वयं कर सकता है। तो चलिए मेरे साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 28 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनशीलता के विकास को लेकर इसके अंतर्गत जो प्रतिपादित जिस व्यक्ति ने किया था वो कौन था? गार्डनर जो था, गिलफोर्ड, वुडवर्थ और जे गॉर्डन। गार्डनर जो था ये तो था बहुबुद्धि के सिद्धांत को लेकर बात करने वाला, बहुबुद्धि के सिद्धांत को लेकर। इसका मतलब पहला विकल्प क्या हो गया है आपका, गलत हो गया है। क्योंकि यहां क्या पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिएटिविटी को लेकर, और क्रिएटिविटी के विकास को लेकर प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड की भी बात करो तो इसने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया, त्रिआयामी सिद्धांत दिया, जिसके कारण यह सृजनात्मकता को लेकर कोई चर्चा नहीं की। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि को लेकर बात कही, जिससे यह परिलक्षित होता है इस व्यक्ति ने भी चर्चा नहीं की। तो बचा कौन? जे गॉर्डन नाम का जो व्यक्ति था साथियों, इसी शख्स ने क्रिएटिविटी को लेकर प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। तो डी विकल्प क्या हो रहा है आपके, बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? हर विकल्प पर आपने और मैंने क्या की, चर्चा की, समझ गए होंगे आखिर डी क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 2, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के रचनाकार कौन है? हेरिडिटी जीनियस पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए, क्या गार्टन ने लिखा, ऑलपोर्ट ने लिखा, पियाजे ने लिखा या स्किनर ने लिखा है? देखिएगा, स्किनर की यदि आप बात करते हो तो स्किनर की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, प्राणी का व्यवहार, स्वतंत्रता की गरिमा से परे, प्राणी का व्यवहार स्वतंत्रता की गरिमा से परे नामक पुस्तक किसने लिखी? स्किनर ने लिखी। पियाजे की यदि बात करें तो पियाजे की पुस्तक का नाम है बाल चिंतन की भाषा, बाल चिंतन की भाषा। तो आप समझ गए होंगे पियाजे विकल्प क्या हो गया, गलत, और स्किनर का भी क्या हो गया, गलत। ऑलपोर्ट की यदि बात करें तो ऑलपोर्ट ने हेरिडिटी पर किसी तरह की किताब नहीं लिखी थी। इसने तो व्यक्तित्व को लेकर चर्चा की थी, व्यक्तित्व पर चर्चा। तो आप समझ गए होंगे आखिर विकल्प कौन सा सही हो रहा। गार्टन ही वो व्यक्ति है जिसने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक को लिखा है, और ये गार्टन वही व्यक्ति है साथियों जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी चर्चा की है। तो गार्टन ने किसके बारे में चर्चा की? व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में चर्चा की है। और इसी व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर यदि हम गार्टन की बात करें तो इसी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाने के लिए इसने हेरिडिटी जीनियस पुस्तक को क्या क्या लिखा, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या मिलता, उल्लेख मिलता है। इस वजह से ए विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है और काफी मार्मिक है। बिल्कुल चीज को समझिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है?
मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बालक है, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है पूछा जा रहा। क्या है? उपयुक्त नहीं है। क्या योग्यता का समूहन, उपचार का शिक्षण, संवर्धन कार्यक्रम या सभी? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहे हैं हम। और प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि किससे 140 से अधिक होती है। यह बात किसने कही थी? यह बात टर्मन ने भी कही थी। अब 140 बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है, उसको आप क्या करवा रहे हो? शिक्षण करवा रहे हो। तो उसका शिक्षण कराने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम नहीं करना चाहोगे? देखिएगा, योग्यता का समूह, ये तो आप कार्यक्रम करोगे उसके लिए। संवर्धित कार्यक्रम में करोगे जिससे उसकी योग्यता में और बढ़ावा है। तो ये दोनों विकल्प तो क्या हो गया? नहीं होगा। जब ये दो ही हट गए तो सभी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? स्वतः हट गया। तब आप समझ गए होंगे, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचार शिक्षण नामक कार्यक्रम नहीं करवाया जाएगा। बताइए, क्या उपचार शिक्षण किसके लिए है? जो मंदबुद्धि बालक है या पिछड़ी बुद्धि बालक है, किसी कारणवश वो पिछड़ गए हैं, उनके लिए कौन सा शिक्षण होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। किनके लिए? मंदबुद्धि बालकों के लिए और पिछड़ी बुद्धि बालकों के लिए। इसके अलावा अपराधी बालकों के लिए भी किसका होता है? अपराधी किस्म के जो बालक है वो भी क्या है? उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिभाशाली बालक के लिए कौन सा शिक्षण का कार्यक्रम नहीं होगा। वो है बी विकल्प। क्या माना गया? सही माना गया। तो बिल्कुल हर विकल्प पर चर्चा करने का आनंद केवल मिलता है साथियों, तो वो आपका उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर पर ही मिलता है, जहां पर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत लगभग सभी विकल्प पर चर्चा होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण समरूप क्रिया है। मानसिक क्या है? स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण रूपेण क्या है? एक क्रिया कहलाती है। यह कथन किसने कहा? क्या स्किनर ने कहा, लाडेल ने कहा, कुप्पू स्वामी ने कहा या हैंडफील्ड ने यह कथन कहा? देखिएगा, स्किनर जो कहता है, स्किनर कहता है व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया अधिगम है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यह बात नहीं कह रहा है, इसलिए यह विकल्प क्या हो गया? गलत। लाडेर जो है यह साथियों अभिक्षमता को लेकर बात करता है, अभिक्षमता पर आधारित बात करता है, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। कुप्पू स्वामी जो होता है यह बाल अपराध को लेकर बात करता है, कुप्पू स्वामी, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। बाल अपराध को लेकर क्या बात करता है? कुप्पू स्वामी का यह मानना है कि अधिकांश बाल अपराधी बच्चे गंदी बस्तियों में पाए जाते हैं। या फिर कुप्पू स्वामी ने समायोजन पर भी एक व्यंग कसा था कि किशोरावस्था वाले बालक बालिकाएं प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधक समझते हैं और समायोजन करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो विकल्प क्या बचा? हैंडफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक था जिसने एक कथन कहा था, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और समरूप क्रिया है। तो यह कथन किसका है? हैंडफील्ड का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5,
एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, ये उदाहरण किसका होगा? क्या सती पूर्ति होगा, दमन पद्धति होगा, प्रतिगमन होगा या प्रत्यागमन होगा? ध्यान से समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। ये आपका रक्षा युक्ति से सवाल है। समायोजन की कौन सी है? रक्षा युक्ति से ये सवाल है और समायोजन की रक्षा युक्ति को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरे नंबर पर अप्रत्यक्ष पद्धति, तीसरे नंबर पर सती पूर्ति पद्धति, चौथे नंबर पर आक्रमणकारी पद्धति, तो ये 4 भाग बताए हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सती पूर्ति और चौथा क्या? आक्रमणकारी। देखिएगा सवाल क्या पूछा है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने टेक कर चल रहा है, तो ये कौन सी रक्षा युक्ति है? देखिएगा प्रत्यक्ष की यदि हम बात करें तो ये प्रत्यक्ष में है नहीं। ये किस में आएगा? ये जो आएगा 8 वर्षीय बालक, ये अप्रत्यक्ष पद्धति में आएगा। तो यहां हर विकल्प पर चर्चा करते हैं। सती पूर्ति क्या होती है? एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना क्या कहलाता है? सती पूर्ति कहलाता है। एक क्षेत्र की कमी को क्या करना? दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। जैसे कोई विकलांग बालक है, यदि वो कक्षा में प्रथम आता है, क्योंकि तो खेल में प्रथम नहीं आ सकता, तो एक क्षेत्र की कमी को क्या कर रहा? दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। एक क्षेत्र की कमी को, एक क्षेत्र की कमी को दूसरे में क्या करना? दूसरे में पूरा करना। तो ये होगा नहीं। दमन क्या होता है? इच्छाओं का बलपूर्वक दबाया जाता है। इच्छाओं का क्या है? इच्छाओं का बलपूर्वक दबाना, बलपूर्वक दबाना, ये क्या कहलाता? दमन। तो ये विकल्प भी होगा नहीं। प्रतिगमन की यदि आप बात करते हो तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व की ओर लौटना। प्रतिगमन का अर्थ क्या? पूर्व की ओर लौटना है। कैसे? मान लेते हैं आपको जब आप छोटे थे तब आपको पहली कक्षा पास करके जैसे ही दूसरी कक्षा में गए तो वो आपको कठिन लगी, तो वापस आप कहां आ गए? पहली कक्षा में, कि हमें तो यहीं बैठना अच्छा लग रहा, क्योंकि दूसरी स्थिति क्या थी? कठिन। मान लेते हैं कि छोटा भाई की तरह कई बार आप घुटने के बल चलते हो, कि आपको भी लगता है कि छोटा भाई कितना आनंद है, क्योंकि बड़ा होने पर लोग काम बुला रहे या काम करने के लिए कह रहे। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिगमन, पूर्व की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। एक 8 साल का बच्चा घुटने के बल चल रहा है तो ये प्रतिगमन कहलाता है। एक वृद्ध व्यक्ति बच्चे की तरह रो रहा है, प्रतिगमन कहलाता है। एक शादीशुदा महिला अपने घर आकर सलवार कुर्ते पहनती है तो प्रतिगमन ही कहलाएगा। तो ये क्या है? सी विकल्प सही है। प्रत्यागमन का अर्थ है विपरीत होने से, विपरीत होना। यह होगा नहीं, यह वंशानुक्रम के अंतर्गत है और अक्षय युक्ति भी नहीं है प्रत्यागमन। तो बिल्कुल प्रतिगमन अप्रत्यक्ष पद्धति में पढ़ाई जाती है, तो आपका सी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 6 की गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करता है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है जो सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करता? शारीरिक, गत्यात्मकता, भाषाई, संगीतक और सांस्कृतिक।
देखिएगा, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। यह हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? यह दिया था 1983। कब दिया था? 1983। इसने बुद्धि के शुरुआत में 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार बताए थे हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि की। कौन कौन से? पहला तो इन्होंने बताया भाषाई बुद्धि। क्या बताया? भाषाई बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताया शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। इसके बाद इन्होंने बताया स्थानिक बुद्धि। क्या बताया? स्थानिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि बताया। तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके अलावा फिर इन्होंने बताया 5वें नंबर पर संगीतक बुद्धि। बुद्धि। 6ठे नंबर पर इन्होंने प्रकार बताया व्यक्तिक बुद्धि। और 7वें नंबर पर इन्होंने प्रकार बताया अंत्य व्यक्तिक बुद्धि। तो अब आप सोचिएगा ये 7 प्रकारों में से कौन सा प्रकार इसमें से नहीं होगा? देखिए, शारीरिक गत्यात्मक है, भाषाई है, संगीतक है। सवाल क्या पूछा जा रहा है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित कौन नहीं कर रहा? तो ये तीनों तो क्या कर रहे हैं साथियों? प्रदर्शित कर रहे हैं ये तीनों को। तो ये तो विकल्प क्या हो गया? नहीं हुआ। बचा क्या? सांस्कृतिक। ये विकल्प नहीं है। तो डी जो है ये गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आखिर उत्तर डी क्यों हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचिए। सीखने की शक्ति बुद्धि है, यह कथन किसका है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, यह कथन किसने कहा? देखिएगा, बीने ने, यदि आप सोचते हो बीने ने यह कहा, तो बीने तो यह कहता है बुद्धि 4 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? ज्ञान से, आविष्कार से, निर्देश से और आलोचना से। इन 4 तत्वों से मिलकर क्या बनी? बुद्धि। तो बीने का विकल्प क्या हो गया? गलत। टर्मन की भी बात कर रहे हो तो टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों का योग है। अमूर्त विचारों का योग है। तो ये टर्मन का कथन भी क्या हो गया साथियों? गलत है। किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है? यदि आप सोचते हो गाल्टन, तो गाल्टन ने क्या कहा? बुद्धि मानसिक परीक्षण है। तो इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो बचा कौन? बंकीगम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की शक्ति है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। हर विकल्प पर चर्चा की है और उत्तर तक आप पहुंचे हो। तो बंकीगम वही व्यक्ति है जिसने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया, बुद्धि को शक्ति या सीखने की शक्ति भी कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। अवयववादी सिद्धांत का संबंध है। कौन सा सिद्धांत है? अवयववादी। यह अवयववादी जो सिद्धांत किसने दिया था? यानी जो खर्च रहित सिद्धांत है, किसने दिया? स्पेयरमैन ने, मैक्स वर्दीमैन ने, बर्कल ने या जड़ ने? देखिएगा, अवयववादी बुद्धि के सिद्धांत की यदि बात करें तो जड़, थॉर्नडाइक और टर्मन वो व्यक्ति थे जिन्होंने
बुद्धि का स्पष्ट स्वरूप लेकर आए थे। बुद्धि का क्या लेकर आए? बुद्धि का स्पष्ट क्या लाए? स्वरूप। इसका मतलब यह होगा नहीं। यदि आप स्पेलमैन कहते हो तो स्पेलमैन ने बुद्धि में कौन सा सिद्धांत दिया था? स्पेलमैन के अनुसार द्वितत्व का सिद्धांत दिया, द्वितत्व का सिद्धांत। तो यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। बचा कौन? मैक्स वर्दीमर और बर्कल। यदि आप बर्कल की यदि बात करो तो इसने बुद्धि को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की और ना किसी सिद्धांत को लेकर यह लोकप्रिय हुआ। केवल इसने वंशानुक्रम में अथवा विकास के अंदर कार्य किया था। बचा कौन? मैक्स वर्दीमर, जिसने पूर्णता का सिद्धांत दिया था। और पूर्णता का सिद्धांत ही क्या है? समग्रवाद कहलाता है। और समग्रवाद ही क्या है? गैस्ट्रोलवाद कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गैस्ट्रोलवाद। और गैस्ट्रोलवाद को ही हम अवयववाद कहते हैं, अवयववाद। तो समझ गए होंगे आखिर अवयववादी सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया था? मैक्स वर्दीमर ने दिया। इस वजह से बी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त है। 3H का संप्रत्यय किसने दिया? 3H का सिद्धांत किसने दिया? यहां पर 3H की बात हो रही है। यहां 3H का मतलब साथियों त्रिमुखी प्रक्रिया से नहीं है, त्रिमुखी प्रक्रिया से नहीं है। 3H का सिद्धांत देखो, जॉन डीवी ने तो शिक्षा को क्या माना? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना, मुखी प्रक्रिया माना बताया है। किसने बताया है? जॉन डीवी ने। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। जॉन एनम ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। शिक्षा को क्या माना? द्विमुखी प्रक्रिया। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। हार्वर्ड ने पंचपदीय प्रणाली बताई, पंचपदीय प्रणाली, लेसन प्लान, पाठ योजना। तो यह भी होगा नहीं। बचा कौन? पेस्टोलॉजी वो व्यक्ति है जिसने 3H का सिद्धांत दिया था। कहता ना आपके हाथ पैर वगैरह, हैंड, और आपका सर, हेड। तो कहने का मतलब पेस्टोलॉजी वो शख्स था जिसने 3H का सिद्धांत दिया। ये बिल्कुल क्या माना गया? सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिगमंड फ्राइड ने सर्वाधिक बल दिया है क्या? संचय की प्रवृत्ति पर, समूह की प्रवृत्ति पर, रचना की प्रवृत्ति पर, या काम प्रवृत्ति पर? देखिएगा, बात हो रही है फ्राइड की। किसकी हो रही है? फ्राइड की। फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषण। कौन सा दिया साथियों? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। किसने दिया है ये मनोविश्लेषण सिद्धांत? सिगमंड फ्राइड ने दिया। और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए सिगमंड फ्राइड ने एक विशेष शब्द पर जोर दिया था। और वो जोर किस पर दिया था? वो जोर दिया था LIBIDO। किस पर जोर दिया? लिबिडो पर जोर दिया था। लिबिडो। किस पर जोर दिया था? लिबिडो पर क्या किया? जोर दिया। और लिबिडो का अर्थ क्या है? काम प्रवृत्ति है। क्या है? तो सिगमंड फ्राइड ने किस पर सर्वाधिक जोर दिया है? काम प्रवृत्ति पर। तो ये विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। संचय की प्रवृत्ति का संबंध बाल्यावस्था से है और समूह में भी कहां रहता है? बाल्यावस्था में भी रहता है। इसके अलावा रचनात्मक प्रवृत्ति का संबंध भी किससे? बाल्यावस्था से है। तो बिल्कुल ये तीन का तो संबंध कौन सी अवस्था से हो गया? बाल्यावस्था से। इसलिए
ये 3 विकल्प तो क्या हो गया, गलत, और डी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल साथियों, आपको आनंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत इसको शेयर कीजिएगा, ताकि बिल्कुल मैं सिखवा सर आप तक पहुंच सकूं। बिल्कुल हमारा उद्देश्य ये मान के चलेगा आपकी सफलता है। बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिखवाल सर के माध्यम से ही मिल सकते। क्वेश्चन नंबर 11, हमें सदैव याद रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी। ये कौन सी स्मृति कहलाती है। हमें सदैव याद रहता है कि विपत्ति के समय या संकट के समय हमारी सहायता किस शख्स ने की है, और यह हमें याद रहता, यह हमारी कौन सी स्मृति कहलाती है। क्या व्यक्तिगत स्मृति है, स्थायी स्मृति है, मानसिक स्मृति, या सभी। देखिएगा, यदि आपको संकट में किसने याद रखा तो आप व्यक्तिगत उसे क्या कर सकते हो, याद रखते हो। तो बिल्कुल ए विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। स्थायी स्मृति कोई चीज रहती नहीं, मानसिक स्मृति केवल याददाश्त पर आधारित है, और सभी होगा नहीं। तो आप व्यक्तिगत उसे याद रखते हो कि आखिर कौन से शख्स ने मेरे को कब काम आया। विपत्ति में आपको जो काम आता है वो आपका क्या व्यक्तिगत संबंध उससे हो जाता है। तो ए विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था को क्या कहा, छदम परिपक्वता का काल कहा। किसने कहा, प्लेटो ने नहीं। प्लेटो ने तो क्या कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, ये बात कही थी। तो रॉस ही वो व्यक्ति है जिसने बाल्यावस्था को क्या कहा, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का अथवा छदम परिपक्वता का काल है, काल है। ये बात किसने कही थी, रॉस ने। तो ये बी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही है। अरस्तु ने भी आत्मा को लेकर बात कही, और थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर बात कही। तो आप समझ गए होंगे आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ और अरस्तु और थॉर्नडाइक क्यों गलत हुए। तो बिल्कुल आनंद आ रहा है, आनंद लीजिए, और त्वरित गति से उत्तर तक भी पहुंचने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को यदि हम बात करते तो बिल्कुल आपको ये जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर ही देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। क्या बात हो रही, बेसल आयु। देखिए बेसल आयु की यदि मैं बात करूं तो बेसल आयु का संबंध किससे, व्यक्तित्व से है, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, बुद्धि से। बेसल क्या होता है, बेसल आयु जिन प्रश्नों को बालक अपने समान स्तर के बच्चों के साथ भी हल नहीं कर पाता, या फिर मैं यूं कहूं जिन प्रश्नों को बालक अपने छोटी कक्षा के स्तर के बालकों से भी हल नहीं कर पाता। कहने का मतलब अपने से नीचे की कक्षा के प्रश्नों को भी बालक हल नहीं कर पाता, वो क्या कहलाता है, बेसल आयु वर्ष कहलाता है। तो बेसल आयु वर्ष का संबंध किससे है, बुद्धि से। अभिवृत्ति का संबंध धारणा से होता है, किससे होता है, धारणा से, इसलिए ये विकल्प है नहीं। अभिक्षमता का संबंध सामाजिक संपर्त्य से, किससे है, सामाजिक संपर्त्य, जो व्यक्ति की योग्यता का प्रतीक माना जाता, ये भी होगा नहीं। व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो व्यक्तित्व को लेकर बेसल आयु का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब बुद्धि ए विकल्प क्या है, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है? कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है? देखिएगा, सीखने की प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, ये मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा? शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? देखिएगा, शिक्षक से भी है, छात्र से भी है, पाठ्यक्रम से भी है, और ये तीनों क्या कर रहे हैं? बच्चों को सिखाने से, अधिगम से भी है। देखिए, सीखने की प्रकृति भी आ रही, छात्र का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, यानी इसका मतलब विकास से भी है। तो ये विकल्प भी क्या है? छात्र अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता वाला भी है। जरूरी नहीं आपकी कक्षा में सब होशियार चंद बैठे, हो सकता है कुछ मानसिक मंदबुद्धि बालक भी बैठ सकते, तो इससे भी है। तो इसका मतलब यहां पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो मानसिक रोग नहीं आते हैं। ये विकल्प क्या होगा? ये तीनों तो है इसलिए गलत हो गया, और ये नहीं आता इस वजह से ये क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जमाजम के साथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल क्या पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, विकास लंबवत और सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास जो होता है वो लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार होता, बिल्कुल होता है ऐसा, ये कथन तो सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता, बिल्कुल जाता। विकास पहले सामान्य और फिर विशिष्ट। चलना दौड़ना सामान्य, यदि कोई तेज दौड़ता है वो विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो ये भी है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने आप में खतरे होती, बिल्कुल होती है, तो ये भी सही है। तो यहां पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीनों तो सही है, इसलिए तीनों विकल्प क्या हो गए? गलत। जो सही नहीं है वो है विकास की गति दर एक सी रहती है। अभिवृद्धि और विकास की गति की दर की यदि आप बात करो समान नहीं रहती। आपने देखा होगा कभी तो बालक का बहुत तेजी से विकास होता दिखाई देता है, कई बार आपको लगता है कि विकास अवरुद्ध हो गया। विकास कभी भी अवरुद्ध नहीं होता, विकास निरंतर चलता है, धीमे चलता है, उनकी गति में परिवर्तन जरूर होता, एक सी दर नहीं होती। तो ये सी विकल्प है साथियों, ये बिल्कुल सही है। बाकी ब, ए और डी विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। तो ये सी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग किसके द्वारा सुझाया गया? देखिए, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र यानी कि एजुकेशन में कॉन्सेप्ट मैपिंग का सुझाव किसने दिया है? क्या कोलजोग ने दिया, चॉम्स्की ने दिया, वुडवर्थ ने दिया, या जोसेफ डी नोवाके ने दिया? कोलजोग ने समाजीकरण को लेकर बात कही, समाजीकरण को लेकर, तो ये विकल्प क्या हो रहा? गलत। चॉम्स्की ने भाषा को लेकर बात कही, ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। वुडवर्थ ने पर्सनालिटी या मेथड को लेकर बात कही, ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो बचा कौन? जोसेफ डी नोवाके नाम का व्यक्ति था जिसने शिक्षा की अवधारणा में मानचित्र या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग के सुझाव को दिया था। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त है, सोचिए, उत्तर तक पहुंचिए। पावलो के प्रयोग में यूसीएस क्या? देखिएगा, ये है पावलो। ये कौन है? पावलो है। कहां का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। क्या था? शरीर शास्त्री था। ये क्या था साथियों?
शरीरशास्त्री था और 1904 में इसने क्लासिकल अनुमंडन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया? क्लासिकल अनुमंडन का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत में उन्होंने प्रयोग किया था, किस पे किया था? डोक पर। क्या प्रयोग किया? डोक पर प्रयोग किया था। यहां क्या रखी? घंटी रख दी थी। क्या रखी? घंटी। यहां क्या रखा? भोजन रखा था। और यहां क्या है? लार। देखिएगा, सिद्धांत को समझिएगा तो उत्तर तक पहुंचोगे। घंटी एक शर्त है, CS है, कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक समझ लेना। यही भोजन क्या है? UCS है, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और लार आना UCR है, स्वाभाविक क्या है? अनुक्रिया। चीज को समझना। पावलो ये कहता है घंटी के बाद भोजन मिलेगा और भोजन को देखकर क्या आएगी? लार आएगी। ठीक है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? UCS। पावलो के प्रयोग में UCS क्या है? तो UCS कौन सा है? भोजन। यहां पर है UCS, बिल्कुल है, भोजन है। तो बी विकल्प क्या हो रहा है? ये सही हो रहा। घंटी क्या है? CS है, ये क्या हो गया? गलत। लार क्या है? UCR है, ये क्या हो गया? गलत। और डॉक प्रयोग के लिए रखा है, ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो विकल्प क्या हो रहा? बी विकल्प बिल्कुल सही है कि UCS क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात भोजन, उसको देखकर लार आना UCR कहलाती है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए और समझिएगा। एक व्यक्ति में देव तत्व है, इसका संबंध है। किसी भी प्राणी में देव तत्व है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? देखिएगा, क्या सुपर ईगो से, ईड से, ईगो से या चेतन मन से? यह क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत से पूछा गया। एक व्यक्ति में देव तत्व है, देव तत्व को लेकर यदि चर्चा हो रही है तो उसका संबंध किससे है? बात हो रही है मनोविश्लेषण सिद्धांत से। जब यह सवाल पूछा गया है तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था फ्राइड ने। किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। और इन्होंने अपने सिद्धांत में दो प्रत्यय बताए। एक तो बताया मन और दूसरा बताया इदम अहम और परम अहम बताया। मतलब ईड आ गया, ईगो आ गया और एक तरह से सुपर ईगो आ गया। क्या आ गया? सुपर ईगो आ गया। चलो, यहां एक व्यक्ति में देव तत्व की बात हो रही है। इदम जो है यह सुखवाद है, खाओ पियो मौज करो, सुखवाद। अहम जो है यह वास्तविक है और परम अहम है, यह नैतिक है, देवतुल्य है। यहीं से यह सवाल पूछा गया कि देव तत्व का संबंध किससे है? परम अहम यानी सुपर ईगो से है। ए विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ईड होगा नहीं, ईगो होगा नहीं, अचेतन मन होगा नहीं। तो ये तीन विकल्प तो क्या हो गए? गलत हो गए। और सुपर ईगो जो नैतिकता का प्रतीक है, ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल आनंद आ रहा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके मोबाइल के पटल पर देखिए क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। कोई भी छात्र है उसकी निष्पत्ति किस पर निर्भर करती है? स्वयं प्रत्यय पर, अभिरुचि पर, अभिप्रेरणा पर या सभी पर? देखिएगा, छात्रों की निष्पत्ति यानी निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, निष्पत्ति का अर्थ है प्राप्ति से।
तो छात्रों की प्राप्ति किस पर निर्भर करती है? उसके स्वयं पढ़ते पर भी करती है, उसकी खुद की अभिरुचि पर भी करती है, वो प्रेरित होता उस पर भी करती है। इसका मतलब चौथा विकल्प भी क्या हो गया? सही। तो सभी विकल्प क्या है? सही है। छात्रों की निष्पत्ति सभी पर क्या करती? निर्भर करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पटल पर देखिए और उत्तर तक पहुंचिएगा। देखिए, ऑलपोर्ट के अनुसार शील गुणों की संख्या कितनी बताइए? देखिएगा, ऑलपोर्ट एक होता नोटपोर्ट, ये कौन है? ऑलपोर्ट। इस ऑलपोर्ट ने शील गुण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था ऑलपोर्ट ने? शील गुण का सिद्धांत। और इसी शील गुण के सिद्धांत में यदि हम बात करते हैं तो शील गुण किसे कहते हैं? पहले तो यह सोचिएगा, शील गुण की यदि बात करते हो तो व्यक्ति के स्वभाव में परिलक्षित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? शील गुण। और उनकी संख्या यदि देखी जाए तो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 17,953। यहां क्वेश्चन जो पूछा गया वो यही पूछा गया, शील गुणों की संख्या कितनी है? तो ऑलपोर्ट के अनुसार शील गुणों की संख्या कितनी है? लगभग मानी गई 17,953 शील गुण माने गए। तो ए विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये होगा नहीं, 14 वाला मूल प्रवृत्ति को लेकर बात है और 16 शील गुणों की संख्या का उल्लेख और किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल ये तीनों विकल्प यदि देखा जाए ये क्या हो गया? गलत। और ए विकल्प क्या हो रहा? बिल्कुल सही हो रहा। क्यों हो रहा? इसको लेकर भी आपने हमने क्या की? चर्चा की है। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये मान के चलिएगा सफलता जो है वो आपके अंदर विद्यमान है और सफलता के हीरक रतन जो होते हैं वो परिश्रम के फावड़े से ही निकाले जाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।